बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम बेटे। हम प्रैक्टिस टेस्ट 6 पे हैं वर्ब्स की और हमारे पास है MCQ 1। द चीपेस्ट वे टू गेट टू द टाउन सेंटर इज बाय डैश। अब देखिए, हमने जब इन्फिनेटिव और जेरेंड पढ़ा था तो इन्फिनेटिव और जेरेंड में हमने रूल पढ़ा था कि आफ्टर प्रेपोजिशन, ठीक है, दो बातें हमने पढ़ी थी। हमने उसमें एक रूल बनाया, एक जेरेंड के बारे में और एक इन्फिनेटिव के बारे में। हमने कहा आफ्टर प्रेपोजिशन आपको हमेशा कौन सी फॉर्म लिखनी है? जेरेंड फॉर्म लिखनी है। हमने कहा था प्रेपोजिशन के बाद आपको जेरेंड लिखना है और एडजेक्टिव के बाद आपको क्या लिखना है? इन्फिनेटिव लिखना है। अब चूंकि यहां पे बाय लिखा हुआ है तो बाय के बाद डेफिनेटली हमारे पास क्या आएगा? जेरेंड। तो इसलिए हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा चलेगा? टेकिंग। 4 रूल्स हमने पढ़े थे जेरेंड के और 4 रूल्स हमने पढ़े थे इन्फिनेटिव के। एक पूरा लेक्चर है हमारा जेरेंड वर्सेस इन्फिनेटिव पे, जिसमें हमने रूल्स देखे थे कि कब हमें जेरेंड यूज करना होता है और कब हमें क्या यूज करना होता है? इन्फिनेटिव यूज करना होता है। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, रेड डैश स्टॉप। रेड का मतलब होता है रुक जाए। तो सिंपल सी बात है, जब आप स्टेटमेंट दे रहे हैं तो हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखना है। तो यहां पर हमारे पास चूंकि रेड सिंगुलर है, सब्जेक्ट के तौर पर यूज हुआ है, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? रेड मीन्स स्टॉप। मीन नहीं आएगा क्योंकि मीन रेड के साथ अग्री नहीं करता, मेंट पास्ट में चला जाएगा। उसके बाद इज मीनिंग, ये भी हमारे पास कंटिन्यूटी में चला जाएगा, लेकिन हम ये उन वर्ब्स में से एक है जिनको हम आईएनजी में वर्ब के तौर पर यूज नहीं करते। जैसे हमारे पास वर्ब होता है ना, हमारे पास वर्ब होता है नोइंग, इसी तरह हमारे पास वर्ब होता है कॉस्टिंग। ये वो वर्ब हैं जिनकी आईएनजी फॉर्म को हम इंग्लिश सेंटेंस में एज अ वर्ब यूज नहीं करते, याद रखिएगा। तो इसलिए इज मीनिंग भी हमारा करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा। मीनिंग नाउन के तौर पर जरूर होता है, यूज होता है। नोइंग नाउन के तौर पर जरूर यूज होता है, लेकिन ये आईएनजी फॉर्म को सेंटेंस में वर्ब के तौर पर हम यूज नहीं करते हैं। तो इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, लेट। लेट के साथ हम पढ़कर आए हैं कि लेट के साथ हमें हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करनी है? फर्स्ट फॉर्म। जैसे हमने कहा था लेट अस गो टू प्ले क्रिकेट या लेट अस प्ले, तो यहां पर हमारे पास क्या रहेगा? लेट अस गेट टू द लाइब्रेरी। करेक्ट ऑप्शन आपके पास क्या रहेगा? अल्फा। जब हमने अनयूजुअल स्ट्रक्चर पढ़े थे तो अनयूजुअल स्ट्रक्चर में हमने लेट के बारे में पढ़ा कि लेट के साथ हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म आएगी। उसके बाद है हमारे पास वी डैश दिस ब्रांड ऑफ गुड्स इफ वी हैड नोन। इफ आ गया तो डेफिनेटली हमारे पास कौन से स्ट्रक्चर है? कंडीशनल। और इफ क्लॉज हमारे पास किसमें लिखी हुई है? पास्ट परफेक्ट, यानी कि हैड प्लस थर्ड फॉर्म में। तो जब इफ क्लॉज पास्ट परफेक्ट में लिखी हुई होती है तो सेकंड क्लॉज हमें किसमें लिखनी होती है? वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म। और अगेन वही बात मैं दोबारा रिपीट करूंगा कि वुड हैव थर्ड फॉर्म ये बेसिक रूल है। आपने ये भी याद रखना है, आपने वॉइस भी याद रखनी है कि आपको एक्टिव लिखनी है या पैसिव लिखनी है। एक्टिव लिखेंगे तो वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म लिखेंगे, पैसिव लिखनी होगी तो वुड हैव बीन प्लस थर्ड फॉर्म लिखेंगे। तो यहां पर चूंकि हमारा सेंटेंस, हमारी जो क्लॉज है वो सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रही है, तो इसका मतलब हम यहां पर सेंटेंस जो लिखेंगे वो एक्टिव लिखेंगे। तो एक्टिव के लिए हमारे पास क्या आएगा? वुड नॉट हैव इंपोर्टेड। करेक्ट ऑप्शन आपके पास बेटे कौन सा चलेगा? करेक्ट ऑप्शन इज बीटा। ठीक है, अगर हम वुड नॉट हैव बीन लिखेंगे तो फिर ये बात किसमें चली जाएगी? फिर ये बात पैसिव में चली जाएगी। वुड नॉट बी इंपोर्टेड हमें चाहिए नहीं है, वुड नॉट इंपोर्ट भी यहां पे हमें नहीं चाहिए। हमारे पास यहां पर पास्ट परफेक्ट के कॉम्बिनेशन में जो करेक्ट ऑप्शन चलेगा वो कौन सा चलेगा? वुड नॉट हैव इंपोर्टेड। उसके बाद है हमारे पास इट वाज ऑब्वियस ही वाज यूज्ड। ही वाज यूज्ड, मैंने आपको क्या कहा था? हमने यूज का लेक्चर पढ़ा, रूल पढ़ा, और हमने कहा कि यूज्ड वाले सेंटेंस में हमने सबसे पहले ये देखना है कि आपका सेंटेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है या ऑब्जेक्ट से। आपके पास 3 स्ट्रक्चर सब्जेक्ट के हैं और एक स्ट्रक्चर किसका है? ऑब्जेक्ट का। यूज टू अगर सब्जेक्ट के साथ आएगा तो इसके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी बेटे? फर्स्ट फॉर्म। लेकिन अगर सब्जेक्ट के साथ बी फॉर्म आ गई यूज टू से पहले तो फिर आपने फर्स्ट फॉर्म नहीं लिखनी, फिर आपने आईएनजी फॉर्म लिखनी है। और अगर सब्जेक्ट के साथ गॉट या गेट आ गया यूज टू के से पहले सेंटेंस में, तो ऐसी सूरत में भी आपने फर्स्ट फॉर्म नहीं लिखनी, बल्कि कौन सी फॉर्म लिखनी है? आईएनजी फॉर्म। लेकिन अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट आया तो फिर आपने यूज टू से पहले बी फॉर्म लिखनी ही लिखनी है, क्योंकि ऑब्जेक्ट के साथ आपका सेंटेंस बेटे क्या होता है? पैसिव। लेकिन यहां पर आपने यूज टू के साथ आईएनजी फॉर्म नहीं लिखनी, बल्कि कौन सी फॉर्म लिखनी है? फर्स्ट फॉर्म लिखनी है। ये 4 स्ट्रक्चर हमारे पास यूज टू के हैं जो आपने याद रखने हैं। अब देखें, यहां पे यूज टू वाली क्लॉज किससे स्टार्ट हो रही है? सब्जेक्ट से।
सब्जेक्ट के साथ स्टार्ट हो रही है तो यूज टू से पहले हमें क्या दिया होगा, यूज टू से पहले बी फॉर्म दी हुई है, तो सेकंड स्ट्रक्चर हमारे पास चलेगा जब यूज टू से पहले बी फॉर्म दी हो सब्जेक्ट के साथ, तो फिर हमें आईएनजी फॉर्म लिखनी होती है। तो यहां पर हमारा सेंटेंस कैसे मुकम्मल होगा, ही वाज यूज्ड टू ऑर्डरिंग। और अगर एक मिनट के लिए अगर मैं इस वाज को हटा देता हूं, मैं कहता हूं सेंटेंस ही वाज यूज्ड नहीं है बल्कि है ही यूज्ड, तो फिर हमारे पास सेंटेंस कैसे चलेगा, फिर हमारे पास चलेगा ही यूज्ड टू ऑर्डर। ठीक है, अगर बी फॉर्म दी हुई है तो फिर आपको आईएनजी फॉर्म लिखनी होती है सब्जेक्ट के साथ, इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा चलेगा, बीटा। 4 स्ट्रक्चर हैं आपके पास यूज टू के, आपने याद रखने हैं। 3 स्ट्रक्चर सब्जेक्ट के साथ है और 1 स्ट्रक्चर किसके साथ है, ऑब्जेक्ट के साथ। इसी तरह आपका है क्वेश्चन नंबर 6, द आईलैंड वाज यूज्ड टू। अब देखें आईलैंड आ गया तो आईलैंड हमें हमारे पास सब्जेक्ट के तौर पर नहीं यूज होगा, किसके तौर पर यूज होगा, ऑब्जेक्ट के तौर पर। ऑब्जेक्ट है तो बी फॉर्म आनी है क्योंकि पैसिव सेंटेंस है, और जब ऑब्जेक्ट के साथ, जब जैसे अभी हम बात कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 5 में, जब ऑब्जेक्ट के साथ बी फॉर्म आएगी, साथ यूज्ड टू आएगा, तो आपने याद रखना है वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखनी है आपने, फर्स्ट फॉर्म। और ये स्ट्रक्चर एक्टिव नहीं होता आपके पास, ये स्ट्रक्चर आपके पास कौन सा होता है, पैसिव होता है। और पैसिव स्ट्रक्चर में ऑब्जेक्ट के साथ बी फॉर्म आना ही आना, लाजमी याद रखिएगा। तो यहां पर यूज टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन इज अकोमोडेट। द आइलैंड वाज यूज्ड टू अकोमोडेट चाइल्ड रेफ्यूजीज, करेक्ट ऑप्शन इज अल्फा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, और क्वेश्चन नंबर 7 में आपको याद होगा अनयूजुअल स्ट्रक्चर में हमने पढ़ा था, हमारे पास 2 स्ट्रक्चर हैं, एक है कांट हेल्प और एक है हमारे पास कांट हेल्प बट। हमने कहा था कि कांट हेल्प हो या इसी का पास्ट वर्जन, और इसका पास्ट वर्जन डेफिनेटली क्या है हमारे पास, कुडंट हेल्प। और कांट हेल्प बट की जगह पर हमारे पास क्या होगा, पास्ट वर्जन इसका कुडंट हेल्प बट। अगर कांट हेल्प हो या कुडंट हेल्प हो तो ऐसी सूरत में आपने वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखनी है, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। और अगर बट का वर्ड साथ आ गया तो फिर आपने जस्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है, फिर आपने आईएनजी फॉर्म नहीं लिखनी है। तो चूंकि यहां पर कांट हेल्प लिखा हुआ है तो इसका मतलब हमें यहां पर आईएनजी फॉर्म लिखनी है। सेंटेंस कैसे चलेगा, आई कांट हेल्प फीलिंग सॉरी, मैं खुद को उसके बारे में अफसुर्दा होते हुए ना रोक सका। तो जब भी आप कांट हेल्प या कुडंट हेल्प पढ़ेंगे फर्स्ट फॉर्म आएगी, लेकिन अगर कांट हेल्प बट और कुडंट हेल्प बट आएगा तो बट की वजह से हमें कौन सी फॉर्म लिखनी होगी, कांट हेल्प कुडंट हेल्प के साथ आईएनजी फॉर्म आएगी। और अगर कांट हेल्प बट और कुडंट हेल्प लिखा हुआ होगा तो फिर आपको कौन सी फॉर्म लिखनी है, फर्स्ट फॉर्म। यहां पर कांट हेल्प की वजह से हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, फीलिंग। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, आई डोंट वांट टू हैव माई इल्यूजन। हैज हैव के बारे में हमने क्या पढ़ा कि जहां पर सेंटेंस में हैज हैव हैड पॉजिटिव के तौर पर यूज हो ना, तो पॉजिटिव के तौर पर ये 2 तरह से यूज हो सकते हैं, या तो इनके बाद कोई पर्सन आएगा या इनके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। अगर इनके बाद कोई पर्सन आ जाए तो फिर आपने वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखनी है, फर्स्ट फॉर्म। लेकिन अगर इनके बाद ऑब्जेक्ट आ जाए तो फिर आपने कौन सी फॉर्म लिखनी है, थर्ड फॉर्म। जैसे यहां पर आप देखेंगे हैव के बाद क्या लिखा हुआ है, हैव के बाद लिखा हुआ है माई इल्यूजन। माई इल्यूजन पर्सन तो नहीं है, तो इसलिए डेफिनेटली हमें यहां पर वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखनी होगी, थर्ड फॉर्म। तो करेक्ट ऑप्शन बेटे हमारे पास कौन सा चलेगा, करेक्ट ऑप्शन इज डेल्टा। हैज हैव हैड को जब पॉजिटिवली यूज करेंगे तो आपने ये देखना है कि इनके बाद पर्सन आया है या ऑब्जेक्ट आया। पर्सन आया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और अगर ऑब्जेक्ट आया तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म। तो माई इल्यूजन की वजह से हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा चलेगा, शेटर्ड। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, I spilled some tomato sauce on my suit coat. Now I need to get. अब देखें गेट के साथ हमने क्या स्ट्रक्चर पढ़ा, हमने कहा कि गेट और गॉट को हम सेंटेंस में 2 तरह से यूज करते हैं। एक हम इसको यूज करते हैं किसके साथ, एक हम इसे यूज करते हैं कि सेंटेंस में इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट आएगा तो वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखनी है, थर्ड फॉर्म। और अगर इसके बाद पर्सन आ गया तो फिर आपने इंफिनिटिव लिखना है, आपको याद हो। जैसे हम 2 सेंटेंस बनाते हैं, मैं बोलता हूं आई गॉट माई कार, ठीक है। अब देखिए गॉट के बाद क्या आ गया, माई कार, और माई कार टेक्निकली क्या है, ऑब्जेक्ट। तो फिर मुझे वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखनी है, थर्ड फॉर्म। आई गॉट माई कार वॉश्ड, मुझे अपनी गाड़ी धुलवाई, मैंने अपनी गाड़ी धुलवाई। और अगर मैं बोलूं आई गॉट माई सर्वेंट,
जब मैं गॉड के बाद सर्वेंट लिख दूंगा ना, पर्सन लिख दूंगा, तो पर्सन के साथ फिर मुझे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं लिखनी बल्कि इंफिनिटिव फॉर्म लिखनी है। सेंटेंस कौन सा चलेगा? आई गॉट माई सर्वेंट टू वॉश माई कार, मेरे पास गाड़ी धुलवाने के लिए मुलाजिम है। तो यहां पर गेट है और गेट के बाद क्या लिखा हुआ है? माई सूट। माई सूट डेफिनेटली हमारे पास क्या है? ऑब्जेक्ट, जिसकी वजह से हमें यहां पर थर्ड फॉर्म चाहिए। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बेटे कौन सा रहेगा? करेक्ट ऑप्शन इज चार्ली। ये जितने भी अनयूजुअल स्ट्रक्चर्स हमने पढ़े थे ना 34, जिसमें हमने पॉजिटिव वर्ब पढ़ा, जैसे आपको याद हो हमने इनको स्टार्ट किया था मेक, मेड, गेट, गॉट से, हैज, हैव, हैड से, फिर हमने वुड हमने पढ़ा वुड रादर, हैड बेटर, वुड रादर डैट, वुड रादर नाउन प्रोनाउन, फिर हमने यूज टू के स्ट्रक्चर पढ़े, फिर हमने नीड के स्ट्रक्चर पढ़े, डेयर के स्ट्रक्चर पढ़े, कांट हेल्प, कुडंट हेल्प पढ़ा, फिर हमने इसमें जो स्ट्रक्चर पढ़े थे वो हेल्प के साथ थे, वो हेयर के साथ थे, वो लेट के साथ थे। तो ये सारे स्ट्रक्चर गालबन कोई 34 स्ट्रक्चर्स हमारे पास बनते हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट आपके पास वो जो 2-3 लेक्चर्स है ना गालबन अनयूजुअल स्ट्रक्चर्स के, बिलीव मी आपके ना सिर्फ पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी चीजें क्लियर होंगी बल्कि फॉर लाइफ टाइम आपकी ट्रांसलेशन के बड़े मसाइल हल हो जाएंगे अगर आप वो लेक्चर्स को बड़े अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। तो यहां पर गेट के बाद चूंकि ऑब्जेक्ट आ रहा है तो इसलिए हमें वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करनी है? थर्ड फॉर्म। इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा होगा? चार्ली। उसके बाद है आई गॉट मैरी। अब अगेन वही बात कि गॉट के बाद हमारे पास यहां पर पर्सन आया है, यहां पर हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं आया। अगर गेट और गॉट के बाद हमारे पास ऑब्जेक्ट होता, जैसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 में था, तो फिर हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी थी। लेकिन अगर गेट और गॉट के बाद हमारे पास पर्सन हो, जैसे अभी हमारे पास है मैरी लिखा हुआ है, तो इसका मतलब हमें वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखनी है? 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म, जिसकी वजह से हमारा करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा होगा? चार्ली होगा। 2 ही स्ट्रक्चर है जो आपको गेट और गॉट के लिए याद रखने हैं। ऑब्जेक्ट के लिए थर्ड फॉर्म आएगी और पर्सन के लिए 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। जैसे अभी देखें आई गॉट माई नेबर टू हेल्प मी। अब देखें यहां पर गेट के बाद क्या है? नेबर। अब नेबर ऑब्जेक्ट तो नहीं है, नेबर हमारे पास क्या है? पर्सन। और जब गेट और गॉट के बाद पर्सन आता है तो फिर हमें वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखनी होती है? फिर हमें लिखनी होती है 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म, यानी कि इंफिनिटिव फॉर्म, जैसे अभी हमने क्वेश्चन नंबर 10 में लिखी। अब आई गॉट माई नेबर टू हेल्प मी। अब यहां पे जो फॉर्म आनी है ना, उसका गेट और गॉट के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, वो किसके अकॉर्डिंगली आनी चाहिए? वो आएगी हेल्प के अकॉर्डिंगली। और हेल्प के अकॉर्डिंगली हमने बेटे क्या पढ़ा था? हेल्प के अकॉर्डिंगली हमने पढ़ा था कि आप इसके साथ फर्स्ट फॉर्म भी लिख सकते हैं और आप इसके साथ 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म भी लिख सकते हैं। तो यहां पर जैसे अगर आप सेंटेंस पढ़ेंगे, आप सेंटेंस में फर्स्ट फॉर्म भी लिखी हुई है और सेंटेंस में 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म भी लिखी हुई है। कैरिड तो आ नहीं सकता, कैरिंग आ नहीं सकता। अब देखिए यहां पे छोटा सा टेक्निकल पॉइंट याद रखिएगा, छोटा सा। अगर फर्स्ट पर्सन किसी की हेल्प कर रहा है ना, मैं किसी की हेल्प कर रहा हूं, तो फर्स्ट पर्सन के लिए हम प्रेफर ये करते हैं, वैसे फर्स्ट फॉर्म और 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म दोनों यूज हो सकते हैं, लेकिन फर्स्ट पर्सन के लिए हम प्रेफर ये करते हैं कि हम उसके लिए 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म लिखें। जैसे देखें आई हेल्प्ड हिम सॉल्व दीज क्वेश्चन भी ठीक है और आई हेल्प्ड हिम टू सॉल्व दीज क्वेश्चन भी ठीक है। लेकिन मैं प्रेफर ये करूंगा कि जब मैं किसी की मदद कर रहा हूं ना, तो मैं लिखूंगा आई हेल्प्ड हिम टू सॉल्व दीज क्वेश्चन। ठीक है दोनों ठीक, दोनों गलत नहीं है। लेकिन अगर कोई मेरी मदद करेगा ना, अगर सेकंड या थर्ड पर्सन हेल्प करेंगे, मेरी हेल्प की जा रही होगी सेकंड और थर्ड पर्सन के तवज्जो से, तो फिर मैं प्रेफर ये करूंगा कि मैं सेंटेंस को किसके साथ लिखूंगा? फर्स्ट पर्सन के साथ। जैसे आई गॉट माई नेबर टू हेल्प मी, अब मेरी हेल्प की जा रही है ना, तो यहां पर मैं प्रेफर ये करूंगा कि मेरा करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा होगा? अल्फा होगा। अदरवाइज हेल्प वाला क्वेश्चन ही पेपर में आ सकता, पेपर में बन सकता। उसकी रीजन यह है कि यहां पर इंफिनिटिव भी ठीक है और यहां पर बेयर इंफिनिटिव यानी कि फर्स्ट फॉर्म भी ठीक है, इसलिए आपको इसके बारे में कोई परेशान होने की जरूरत नहीं। ये अभी जो बात हमने की है ये थोड़ी सी एडवांस पे चली जाती है, थोड़ी एडवांस ग्रामर में चली जाती है, जो आपके सिलेबस तक का हिस्सा नहीं है। अदरवाइज आपने याद रखना है हेल्प के साथ फर्स्ट फॉर्म भी आती है और हेल्प के साथ 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म भी आती है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12, इट इज इंपेरेटिव। अब आपके पास सेकंड तरह के कंडीशनल सेंटेंसेस थे, आपको याद हो, और वो कौन से कंडीशनल सेंटेंसेस थे? थर्ड तरह के, सबजंक्टिव। और सबजंक्टिव में आपके पास थे प्रेजेंट सबजंक्टिव। ठीक है, और प्रेजेंट सबजंक्टिव के लिए मैंने आपको कुछ वर्ड्स कहे थे, आपको बताए थे जो आपको रट्टा मारने हैं, जो याद करने हैं।
सजेस्टेड का वर्ड है, रेकमेंडेड का वर्ड है, एडवाइस का वर्ड है, इट इज इंपॉर्टेंट, इट इज नेसेसरी, इट इज गुड, इट इज बैड, इट इज लाइकली, इट इज अनलाइकली, इट इज इंपेरेटिव। मैंने आपसे कहा था ये रट्टा मार लें, ये हड्डियों में रचा बसा लें। और करना क्या कि अगर इनमें से कोई वर्ड आपके सेंटेंस के स्टार्ट में आ जाता है तो आपको सबसे पहला काम क्या करना होता था कि आपको सेकंड सेंटेंस में, सेकंड क्लॉज में कोई मॉडल ऑक्सिलरी नहीं लिखना। नंबर 2, आपने कोई टेंस फॉलो नहीं करना। नंबर 3, आपने बेयर इंफिनिटिव बेस फॉर्म लिखनी है। और नंबर 4, अगर पैसिव स्ट्रक्चर हुआ तो फिर आपने बी के साथ कौन सी फॉर्म लिखनी है? थर्ड फॉर्म लिखनी है। ये 4 बातें हमने बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस की थी अपने सब्जेक्टिव वाले लेक्चर में। तो इट इज इंपेरेटिव चूंकि आ गया तो अब मुझे इन 4 बातों का ख्याल रखना है। तो सेंटेंस कैसे चलेगा? डेट द गेम, ठीक है। अब द गेम के साथ डैश एट वंस, तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या रहेगा? करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या रहेगा बेटे? बिगिन। इट इज इंपेरेटिव द गेम बिगिन एट वंस, हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा? अल्फा। शुड नहीं लिखना, पास्ट नहीं लिखना, कोई टेंस अप्लाई नहीं करना, जस्ट बेयर इंफिनिटिव फॉर्म लिखनी है, फर्स्ट फॉर्म लिखनी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं लिखना। तो करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा? अल्फा। लेकिन इस रूल के लिए जो आपको कीवर्ड्स बोले थे, जो आपको वर्ड्स बोले थे रट्टा मारने के लिए, वैसे मैं बड़ी कम चीजों का रट्टा मारने के लिए आपको कहता हूं कि बेटे इन चीजों को रट्टा मार ले, इन चीजों को याद कर ले। जिन चीजों को कह दूं ना कि रट्टा मार ले तो फिर समझ जाइएगा कि उनको रट्टा मारने के अलावा आपके पास कोई चांस नहीं है। तो वो जो सब्जेक्टिव वाले वर्ड्स है ना, मेरा ख्याल है 17, 18, 20 वर्ड्स होंगे, उनको एक दफा अच्छी तरह से रट्टा मार ले। और उन्हीं में से एक वर्ड आपके पास कौन सा है? इट इज इंपेरेटिव। उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 13, ही लुक्ड एज इफ। अब एज इफ आ गया और एज इफ से पहले हमारे पास क्या लिखा हुआ है? पास्ट। हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि अगर एज इफ से पहले प्रेजेंट लिखा हुआ होगा तो फिर हमने एज इफ के बाद लिखना है पास्ट इंडेफिनिट। और हमने दूसरी बात ये पढ़ी थी कि अगर एज इफ से पहले पास्ट लिखा होगा तो फिर हमने क्या लिखना है? पास्ट परफेक्ट। और यहां पर अगर पास्ट इंडेफिनिट ना दिया गया होगा तो फिर हमने क्या लिखना है? पास्ट परफेक्ट। और जहां पास्ट परफेक्ट आना चाहिए, अगर वहां पे पास्ट परफेक्ट ना हुआ तो फिर हम क्या लिखेंगे? पास्ट इंडेफिनिट। वो रूल अपनी जगह एग्जिस्ट करेगा। और एज इफ के बाद जब आप स्टेट ऑफ बीइंग लिखेंगे तो स्टेट ऑफ बीइंग तो डेफिनेटली हमने बेटे किसके साथ लिखनी है? वर्ब के साथ। अब यहां पर एज इफ से पहले लुक्ड यानी कि क्या लिखा हुआ है? पास्ट। तो हमें क्या लिखना है? पास्ट परफेक्ट। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बेटे कौन सा रहेगा? बीटा। लेकिन अगेन वही बात कि 1 मिनट के लिए अगर मैं आपसे कहूं कि बेटे बीटा ऑप्शन यहां पर एग्जिस्ट ही नहीं करता, बीटा ऑप्शन है ही नहीं है, अब बाकी 3 सेंटेंसेस में से, 3 ऑप्शन में से मुझे बताइएगा कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। तो फिर याद रखिएगा आना पास्ट परफेक्ट चाहिए। अगर पास्ट परफेक्ट नहीं है तो फिर हमारी सेकंड प्रेफरेंस किसके साथ रहेगी? पास्ट इंडेफिनिट के साथ। तो बहरहाल फिलहाल के लिए हमारा करेक्ट ऑप्शन बेटे डेफिनेटली क्या रहेगा? बीटा रहेगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14, प्रिसीजन बॉम्बिंग। अब जैसे ही हम सेंटेंस पढ़ते ना प्रिसीजन बॉम्बिंग, तो याद रखिएगा मैंने आपसे क्या कहा कि जब भी सेंटेंस पढ़ें तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि मेरा सेंटेंस एक्टिव है या पैसिव। अब ये देखने के लिए आपको क्या करना है? सेंटेंस को ये देखना कि वो सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है, ऑब्जेक्ट से। अब प्रिसीजन बॉम्बिंग जो है ये सब्जेक्ट तो हो नहीं सकता सेंटेंस में, ऑब्जेक्ट ही रहेगा। ऑब्जेक्ट रहेगा तो पैसिव रहेगा। पैसिव रहेगा तो यूज्ड टू वाले स्ट्रक्चर में जब आपका सेंटेंस ऑब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा होता है तो सेंटेंस में बी फॉर्म आनी होती है, क्योंकि ये पैसिव सेंटेंस है। यानी कि जो 2 स्ट्रक्चर आपके पास बी फॉर्म के अलावा लिखे हुए हैं, ये 2 स्ट्रक्चर सब्जेक्ट के साथ तो आ सकते हैं लेकिन ऑब्जेक्ट के साथ नहीं आ सकते। ऑब्जेक्ट से अगर आपका सेंटेंस यूज टू के साथ स्टार्ट हो रहा है तो फिर बी फॉर्म आनी है। और बी फॉर्म के बारे में याद रखिएगा, बार बार मैं बोलता जा रहा हूं कि बी फॉर्म का मतलब है इज एम आर, बी फॉर्म का मतलब है वाज वर, बी फॉर्म का मतलब है बीन और बीइंग। और अगर बी फॉर्म लिखी हुई है ऑब्जेक्ट के साथ तो फिर आपने यूज टू के साथ फर्स्ट फॉर्म लिखनी है। तो हमारे पास सेंटेंस क्या चलेगा? प्रिसीजन बॉम्बिंग वाज यूज्ड टू डिस्ट्रॉइंग नहीं होगा, बल्कि हमारे पास क्या होगा? वाज यूज्ड टू डिस्ट्रॉय। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या चलेगा? अल्फा। यूज्ड टू के साथ 4 स्ट्रक्चर हैं, 3 सब्जेक्ट के साथ और 1 किसके साथ? ऑब्जेक्ट के साथ। भूलना नहीं है किसी भी पॉइंट को। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15, पिकलिंग इज अ वेरी ओल्ड टेक्निक डैट। अब हमारा सब्जेक्ट क्या है? हमारा सब्जेक्ट है पिकलिंग, क्योंकि ये जो रिलेटिव वर्ड हमारे पास लिखा हुआ है ये भी किसको कर रहा है? किसको रिलेट कर रहा है? पिकलिंग के लिए यूज किया गया है।
अब ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है और अगेन वही बात, जब ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है और उसके बाद यूज टू लिखा हुआ है तो दरमियान में बी फॉर्म तो लाजमी आनी ही आनी है। जब बी फॉर्म आनी है तो इसका मतलब बी फॉर्म के अलावा वाली दोनों ऑप्शन हमारे क्या होंगे, गलत, और बी फॉर्म के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आनी है, फर्स्ट फॉर्म, तो प्रिजर्विंग गलत हो जाएगा। हमारा करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा रहेगा, पिकलिंग इज अ वेरी ओल्ड टेक्निक दैट वाज यूज्ड टू प्रिजर्व। ऑब्जेक्ट के साथ नंबर 1 बी फॉर्म लाजमी आएगी और नंबर 2 के यूज टू के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, आईएनजी फॉर्म। यूज टू के साथ अगर ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है तो बी फॉर्म के बगैर आप नहीं लिखेंगे, याद रखिएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16, although I dash the man's courage, I do not approve of his method। अब हमने अभी रूल पढ़ा, रूल डिस्कस किया इसी एक्सरसाइज में कि अगर कांट हेल्प है तो कांट हेल्प के साथ फर्स्ट फॉर्म आईएनजी आएगा, और अगर कांट हेल्प की बजाय कांट हेल्प बट दिया हुआ है, साथ बट का वर्ड ऐड किया हुआ है, तो फिर आईएनजी की बजाय कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो यहां पर देखिए अल्फा को देखिएगा, कांट हेल्प एडमायर, कांट हेल्प के साथ एडमायर नहीं आ सकता, एडमायरिंग ठीक होगा, कांट हेल्प टू एडमायर तो होता ही नहीं है, कांट हेल्प बट एडमायरिंग नहीं होगा, जब बट आ गया तो फिर एडमायरिंग नहीं होगा बल्कि क्या होगा, एडमायर। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बेटे कौन सा चलेगा, डेल्टा, कांट हेल्प एडमायरिंग। कांट हेल्प या कुडेंट हेल्प होगा तो आईएनजी फॉर्म आएगी, कांट हेल्प बट और कुडेंट हेल्प बट होगा तो फिर आपको फर्स्ट फॉर्म लिखनी है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 17, द इंश्योरेंस कंपनी सेड आई शुड हैव माई ज्वेलरी। अब देखें, जब शुड है वो, कुड है वो, कुछ भी मॉडल एक्सिलरी के साथ आपको जब शुड हैव, कुड हैव, माइट हैव लिखा हुआ है तो आपने वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखनी होती है, थर्ड फॉर्म। और वैसे भी जब हैव के बाद ऑब्जेक्ट लिखा हुआ होता है तो उसके साथ भी आपको कौन सी फॉर्म लिखनी है, थर्ड फॉर्म। तो करेक्ट ऑप्शन बेटे आपके पास कौन सा होगा, करेक्ट ऑप्शन इज अल्फा, वैल्यूड। द इंश्योरेंस कंपनी सेड आई शुड हैव माई ज्वेलरी वैल्यूड। करेक्ट ऑप्शन इज अल्फा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18, डॉन गॉट सम किड्स इन द नेबरहुड। अब देखें वर्ब हमारे पास क्या है, गॉट, और गॉड के बाद क्या लिखा हुआ है, सम किड्स इन द नेबरहुड। हमने क्या कहा, हमने कहा अगर गेट और गॉट के बाद पर्सन होगा तो पर्सन के लिए कौन सी फॉर्म लिखनी है, 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म, और अगर गेट और गॉट के बाद ऑब्जेक्ट होगा तो फिर हमें कौन सी फॉर्म लिखनी है, थर्ड फॉर्म। पॉजिटिव में हम इसे पढ़कर आए हैं, अभी कुछ क्वेश्चन भी हमने इससे पहली एक्सरसाइज में भी हमने डिस्कस किए 1-2 क्वेश्चन इसके। तो जब गॉड के बाद पर्सन लिखा हुआ है, सम किड्स इन द नेबरहुड, तो यहां पर वर्ब की कौन सी फॉर्म आनी चाहिए, 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म, जिसकी वजह से हमारा करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा होगा, डेल्टा। सिंपल सी बात है, कोई रॉकेट साइंस है नहीं ऐसे। क्वेश्चन नंबर 19 है, आफ्टर आई हैड द स्लीव्स। जब हमने हैड लिख दिया और हैड के बाद ऑब्जेक्ट लिख दिया, अगर पर्सन होता तो फर्स्ट फॉर्म आती, ऑब्जेक्ट है तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आनी है, थर्ड फॉर्म, जिसकी वजह से करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बेटे कौन सा चलेगा, शॉर्टन्ड। पॉजिटिव में हमने पढ़ा कि हैज, हैव, हैड के बाद अगर पर्सन आएगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और अगर ऑब्जेक्ट आएगा तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो चूंकि हैड के बाद द स्लीव्स लिखा हुआ है इसलिए करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा चलेगा, थर्ड फॉर्म इज शॉर्टन्ड। उसके बाद है माई बॉस मेड मी। हमने रूल क्या पढ़ा, हमने कहा कि मेक और मेड सेंटेंस में 2 तरह से आते हैं, ठीक है, पॉजिटिव में, और 2 तरह से कैसे आते हैं कि मेक और मेड के साथ पर्सन मेंशन किया गया हो, पर्सन मेंशन किया हो तो हमने वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखनी है, फर्स्ट फॉर्म, और अगर मेक और मेड से पहले बी फॉर्म लिखी हुई है तो फिर हमने फर्स्ट फॉर्म की बजाय क्या लिखना है, 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म। अब माय बॉस मेड मी, यहां पर मेक मेड के बाद क्या लिखा हुआ है, पर्सन लिखा हुआ है, लेकिन इससे पहले बी फॉर्म नहीं लिखी हुई, इसका मतलब हमने यहां पर वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखनी है बेटे, फर्स्ट फॉर्म। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सा चलेगा, करेक्ट ऑप्शन इज चार्ली, रीडू, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन 21, आई डिमांड डैड। अब देखिए सब्जंक्टिव की अभी हम बात कर रहे थे, इट इज इंपेरेटिव की हमने बात की। ये जो डिमांड का वर्ड है ये भी उन वर्ड में से एक है जो सब्जंक्टिव के लिए है, और जब सब्जंक्टिव में से कोई वर्ड लिखा हो तो सबसे पहले तो ये बात है कि वो जो सब्जंक्टिव वाले सारे वर्ड्स है ना, जो कीवर्ड्स हैं, उनको अच्छे से रट्टा मार ले। देखिए अगर आपको यही बात याद नहीं ना रहेगी कि डिमांड उनमें है या नहीं है तो फिर आप रूल ही अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हमें 4 बातों का ख्याल रखना है प्रेजेंट सब्जंक्टिव में। नंबर 1 हमें क्या ख्याल रखना है कि हमें कोई मॉडल एक्सिलरी नहीं लिखना। नंबर 2 हमें क्या ख्याल रखना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है। नंबर 3 क्या ख्याल रखना है,
कोई टेंस फॉलो नहीं करना, एस या ईएस या सेकंड फॉर्म नहीं लिखनी, आईएनजी फॉर्म नहीं लिखनी। और नंबर 4 क्या है कि अगर पैसिव है तो फिर हमने बी के साथ कौन सी फॉर्म लिखनी है, थर्ड फॉर्म। आई डिमांड दैट ही डैश इमीडिएटली, जब सब्जेक्ट लिखा हुआ है एक्टिव है तो फिर हम क्या लिखेंगे, ही अपोलोजाइज। अब टेक्निकली जब हम लिखते हैं ना ही अपोलोजाइज, हमने इसके रूल में ये बात पढ़ी कि हम यहां पे दो रूल्स को वायलेट कर रहे होते हैं। नंबर 1 हम किसे वायलेट कर रहे होते हैं कि अगर सेंटेंस का फर्स्ट पार्ट पास्ट में हो तो सेकंड किस में होना चाहिए, पास्ट में। अगर ये डिमांडेड भी होता ना तो फिर भी ये ही अपोलोजाइज ही रहता, नंबर 1। नंबर 2 ये अपोलोजाइज कोई टेंस ही नहीं बनता, होना चाहिए अपोलोजाइजेस, क्योंकि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूल के मुताबिक हम फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का एडिशन करते हैं। अब यहां पर हम ये नहीं करेंगे क्योंकि हमें जस्ट फर्स्ट फॉर्म लिखनी है और कोई टेंस फॉलो नहीं करना है। बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है सब्जेक्टिव, इसलिए मैं कह रहा हूं आपको कि इनको रट्टा मार ले एक दफा, ये जितने भी वर्ड्स हैं सब्जेक्टिव वाले। क्वेश्चन है 22, शी वाज डेथली पेल एंड लुक्ड एज इफ। एज इफ आ गया और एज इफ से पहले क्या लिखा हुआ है, पास्ट, तो प्रेफरेबली एज इफ के बाद क्या होना चाहिए, पास्ट परफेक्ट। और इन केस अगर पास्ट परफेक्ट नहीं हो ऑप्शन में तो फिर हमने किस पे जाना है, पास्ट इंडेफिनिट पे। तो सेंटेंस में हमारे पास पास्ट क्या लिखा हुआ है, माइट। सेंटेंस कैसे चलेगा, शी वाज डेथली पेल एंड लुक्ड एज इफ शी माइट फेंट। मे प्रेजेंट फॉर्म होती है और मे की पास्ट फॉर्म बेटे हमारे पास क्या होती है, मे की पास्ट फॉर्म हमारे पास होती है माइट। तो करेक्ट ऑप्शन इज बीटा। उसके बाद है इट इज नेसेसरी। पहला आपने पढ़ा इट इज इंपेरेटिव, दूसरा आपने पढ़ा आई डिमांड, और तीसरा वर्ड आपके पास सब्जंक्टिव में से कौन सा आ गया, इट इज नेसेसरी डेट एवरीथिंग। अब एवरीथिंग हमारे पास क्या आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया, तो हमें यहां पर वर्ब की जस्ट बी फॉर्म लिखनी है, हमें कुछ और लिखने की जरूरत नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास क्या होगा, अल्फा। ठीक है, उसके बाद है 24, ही स्टॉप्ड डैश अ मंथ अगो। देखें मैंने आपको ये दोनों सेंटेंसेस लिखवाए थे, बताए भी थे। हमने कहा कि स्टॉप्ड उन वर्ड्स में से एक है जिनके साथ जेरेंड भी यूज हो सकता है और जिनके साथ इंफिनिटिव भी यूज हो सकता है। जैसे अगर मैं बोलूं ही स्टॉप्ड स्मोकिंग तो ग्रामेटिकली एक सेंटेंस भी करेक्ट है, एंड ही स्टॉप्ड टू स्मोक तो ग्रामेटिकली ये दूसरा सेंटेंस भी करेक्ट है। ट्रांसलेशन का डिफरेंस है। ट्रांसलेशन का डिफरेंस कैसे है, जब आप बोलेंगे ही स्टॉप्ड स्मोकिंग तो ही स्टॉप्ड स्मोकिंग का मतलब क्या है कि उसने सिगरेट पीना छोड़ दिया, उसने सिगरेट पीना खत्म कर दिया, बंद कर दिया, वो अब सिगरेट नहीं पीता है। और जब हम बोलेंगे ही स्टॉप्ड टू स्मोक, इसका मतलब है कि ही वाज गोइंग समवेयर, वो कहीं जा रहा था लेकिन वो वहां पर रास्ते में रुक गया, और क्या करने के लिए रुका है, व्हाई ही स्टॉप्ड, ही स्टॉप्ड टू स्मोक, वो सिगरेट पीने के लिए रुका है। यहां पे जो स्टॉप का वर्ड है ना, यहां पे जो स्टॉप का वर्ब है ये हमें आंसर करता है किसका, वाई का, और यहां पे हमारा स्टॉप का वर्ड लिखा हुआ है किसके लिए, व्हाट के लिए। उसने क्या छोड़ा है, स्मोकिंग, वो क्यों रुका है, सिगरेट पीने के लिए। तो यहां पर अगर आप देखेंगे ही स्टॉप डैश अ मंथ अगो, उसने 1 महीने पहले सिगरेट पीना छोड़ दिया। तो यहां पर जब हम छोड़ने वाली सेंस में बात कर रहे हैं तो यहां पर हमें आईएनजी फॉर्म लिखनी है। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या होगा, स्मोकिंग। अब ऐसा तो नहीं बोलेंगे कि वो 1 महीना पहले सिगरेट पीने के लिए रुका, ऐसा सेंटेंस थोड़ा सा ऑकवर्ड बन जाएगा। ऐसा नहीं है कि बन नहीं सकता, बन भी सकता है, लेकिन हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा रहेगा, ही स्टॉप्ड स्मोकिंग अ मंथ अगो, उसने एक माह पहले सिगरेट पीना छोड़ दिया। उसके बाद है हमारे पास हमारी प्रैक्टिस टेस्ट 6 का लास्ट क्वेश्चन, डू यू इंजॉय। आपने जेरेंड वर्सेस इंफिनिटिव वाला जब रूल पढ़ा, जब लेक्चर पढ़ा, तो उसमें हमारा जो रूल नंबर 1 था, रूल नंबर 1 क्या था कि देयर आर सर्टन वर्ड्स, हमारे पास कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके बाद हमेशा क्या आएगा, जेरेंड, एंड देयर आर सर्टन वर्ड्स जिनके बाद हमेशा क्या आएगा, इंफिनिटिव आएगा। 4 तरह के वर्ड्स हमने पढ़े थे। पहले हमने वर्ड्स पढ़े जिनके बाद हमेशा जेरेंड आएगा, दूसरे वर्ड हमने पढ़े जिनके बाद हमेशा इंफिनिटिव आएगा, तीसरी तरह के वर्ड थे जिनके बाद इंफिनिटिव भी आ सकता है, जेरेंड भी आ सकता है, लेकिन मीनिंग चेंज नहीं होता। और 4th तरह के वर्ड्स हमने पढ़े थे जिनके बाद जेरेंड आ सकता है, इंफिनिटिव आ सकता है, लेकिन यहां पर जेरेंड और इंफिनिटिव आने पर मीनिंग चेंज हो जाता है। जैसे हमने कहा ही स्टॉप्ड टू स्मोक और ही स्टॉप्ड स्मोकिंग। तो हमारे पास इंजॉय उन वर्ड्स में से एक है जिनके बाद आपके पास क्या आना है बेटे, जेरेंड आना है। यहां पर आप सेंटेंस कभी नहीं बनाएंगे ही इंजॉयड टू प्ले क्रिकेट, आप क्या बोलेंगे, ही इंजॉयड प्लेइंग क्रिकेट।
इंजॉय के बाद आपने क्या लिखना है बेटे, जेरेंट लिखना है। इस वजह से डू यू इंजॉय जब आप लिखेंगे तो यहां पर आपको आईएनजी यानी कि जेरेंट फॉर्म चाहिए। तो करेक्ट ऑप्शन बेटे हमारे पास कौन सा चलेगा, करेक्ट ऑप्शन इज बीटा, डू यू इंजॉय लिसनिंग टू क्लासिकल म्यूजिक। ये जो सर्टन वर्ड्स वाला जो वर्ड्स वाले थे ना आपके पास, जो जेरेंट वाले वर्ड्स और इंफिनिटी वाले, इनको अच्छे तरीके से पढ़ जरूर लें, समझ जरूर लें, लेकिन ऐसा है जो कोई बड़ी सख्ती के साथ इनको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। और मैंने आपको लेक्चर में वो बड़ी डिटेल से बताया भी कि क्यों रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, या मैं क्यों इस बात पर स्ट्रेस दे रहा हूं कि इसको इतना रट्टा ना मारे। लेकिन वो जो सब्जेक्टिव वाले वर्ड्स हैं ना, उनको बड़े अच्छे तरीके से रट्टा मार लें। ये है हमारे पास 25 एमसीक्यूज की एक्सरसाइज प्रैक्टिस टेस्ट 6, और आपके नेक्स्ट टेस्ट के लिए विश यू ऑल दी बेस्ट।